क्या मैं आपका बचा हुआ खाना ले सकती हूं साहब? लेकिन जब उस अरबपति ने उसकी आंखों में देखा तो एक चमत्कार हो गया। जमे हुए सितारों की तरह दिखने वाले झूमर की मंद रोशनी के नीचे मुंबई के सबसे विशिष्ट रेस्तरां आसमानी के हर कोने में विलासिता की फुसफुसाहट व्याप्त थी, जो शहर के दिल में बसा था। रात मखमली खामोशी में डूबी हुई थी, जिसे केवल हवा में तैरते पियानो की कोमल धुनों से ही भंग किया जा रहा था। हर मेज सत्ता और प्रतिष्ठा का एक शांत छोटा साम्राज्य था, जो मोमबत्तियों से रोशन और क्रिस्टल से सुशोभित था। सबसे दूर के कोने में ऑर्किड और परछाइयों के पीछे 48 वर्षीय टेक उद्यमी अरबपति और विधुर रोहन मल्होत्रा बैठे थे। उनका डिजाइनर सूट विशेष रूप से उनके लिए सिला गया था। उनकी सोने की परत वाली शानदार घड़ी कभी कभी प्रकाश की चमक पकड़ लेती थी। फिर भी यह सब उनके सीने में खालीपन को छिपा नहीं सका। उन्होंने अपने सामने अछूते बटर चिकन को खालीपन से देखा। इसकी सुगंध समृद्ध और मोहक थी, हालांकि उनके लिए यह धूल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उनके सामने खाली कुर्सी कमरे में किसी भी आवाज से ज्यादा जोर से गूंज रही थी। उनकी उंगलियां मीठी लस्सी वाले गिलास के तने को हल्के से जकड़ रही थीं। अंदर का मलाईदार भंवर एक भूत की तरह नाच रहा था। उस दुर्घटना को 10 साल हो चुके थे, जब उनकी पत्नी प्रिया और उनका 3 साल का बेटा आरव मुड़ी हुई धातु और टूटे हुए शीशे के ढेर में दुनिया से गायब हो गए थे। तब से रोहन ने अपने जीवन को मौन, दिनचर्या और ध्यान भटकाने वाले साम्राज्य से भर दिया था। उन्होंने धीरे धीरे गिलास उठाया, जैसे उसका वजन यादों को समेटे हुए हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने होठों के पास लाया, उनके बगल में एक आवाज ने हवा को चीर दिया, कोमल, कांपती हुई, अप्रत्याशित। क्या मैं आपका बचा हुआ खाना ले सकती हूं साहब? रोहन जम गए। वह तेजी से मुड़े और उन्होंने एक युवा महिला को अपनी मेज के पास खड़ा देखा। उसकी उम्र 19 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके काले बाल एक ढीले बेतरतीब जोड़े में बंधे थे, जिसकी थकी हुई लटें नीचे गिर रही थीं। उसका पहना हुआ कार्डिगन मानसून की शुरुआती ठंडी रात में उसके कंधों को ढंक रहा था। उसकी गोद में शायद 7 या 8 महीने का एक बच्चा था, जो एक फीके कंबल में लिपटा हुआ था। बच्चे की आंखें चौड़ी और चमकदार थीं। उसकी नजर रोहन की थाली में अभी भी भाप निकल रहे दाल मखनी और नान के टुकड़ों के ढेर पर टिकी थी। लड़की की आवाज लगभग फुसफुसाहट भरी थी, लेकिन किसी तरह उसने रेस्टोरेंट की खामोशी को टूटे हुए वायलिन के तार की तरह चीर दिया। रोहन ने पलकें झपकाईं, मानो एक लंबी गहरी नींद से जागा हो। कमरा जम गया, हवा में कांटे लटक गए। बातचीत एक हैरान कर देने वाली खामोशी में थम गई। एक वेटर आगे बढ़ने लगा। उसके माथे पर चिंता पहले से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन रोहन ने धीरे से हाथ उठाया, एक छोटा लेकिन अधिकारपूर्ण इशारा। उन्होंने उसके चेहरे का ध्यान से अध्ययन किया। उसके भावों में न कोई शर्म थी, न कोई हेरफेर या दया का संकेत, केवल थकावट और कुछ गहरा था। एक शांत, दृढ़ संकल्प। जरूरत अपने लिए नहीं, बल्कि उस नन्ही सी जान के लिए थी जिसे उसने अपनी छाती से लगा रखा था। उसने अपने बच्चे को इतनी सुरक्षात्मक भक्ति के साथ पकड़ रखा था कि उस पल में बाकी सब कुछ गायब हो गया था। वह भीख नहीं मांग रही थी, वह चोरी नहीं कर रही थी, वह जीवित रहने की कोशिश कर रही थी। रोहन का गला रुंध गया। उनके बीच की मोमबत्ती टिमटिमाई। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। कोई भव्य ज्ञानोदय नहीं, अभी तक नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट, एक चिंगारी। और यद्यपि उस समय उसे इसका एहसास नहीं हुआ, इस एक पल ने, इस एक सवाल ने उस दीवार को गिरा दिया जिसे उसने एक दशक से बनाया था, और उसे एक ऐसे छुटकारे की ओर ले गया जिसे उसने कभी नहीं चाहा था। एक ऐसे प्यार के माध्यम से जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह गतिहीन खड़ा रहा। उसकी निगाहें लड़की पर टिकी थीं, मानो सारी दुनिया पृष्ठभूमि के शोर में घुल गई हो। उसके अनसुलझे काले बाल उसके चेहरे और कंधों के चारों ओर बेतरतीब लहरों में गिर रहे थे। उसकी लटें टूटे हुए सोने की तरह मोमबत्ती की रोशनी को पकड़ रही थीं। उसका कार्डिगन उसके शरीर को मुश्किल से ढक रहा था। उसकी आस्तीन बहुत छोटी थीं, कपड़ा कोहनी पर पतला हो गया था। उसके पैरों में घिसे पिटे स्नीकर्स थे, जो शहर की सड़कों की धूल से ढके थे और लगभग सीवन पर फटे हुए थे। लेकिन यह उसकी शक्ल नहीं थी जिसने रोहन की सांस रोक दी थी। यह उसकी आंखें थीं। वे मांग नहीं रही थीं, वे हिचकिचा नहीं रही थीं, वे बिना किसी डर के उसे देख रही थीं।
निराशा से कहीं ज्यादा मजबूत किसी चीज से भरी हुई अवज्ञा, गरिमा और एक शांत उदासी जो लगभग असहनीय थी। उसके भावों में एक ऐसा साहस था जो तभी पैदा होता है जब उस नाजुक जीवन के अलावा कुछ भी बचाने के लिए नहीं बचा होता है जिसे वह ले जा रही थी। वह अपने लिए नहीं मांग रही थी, वह अपने बच्चे के लिए मांग रही थी। रोहन एक पल और हिचकिचाया, जैसे कि उनके बीच एक अदृश्य धागा खिंच गया हो। फिर थाली को थोड़ा आगे खिसकाते हुए उसने धीरे से कहा, लगभग खुद से, ले लो। उसने खाने पर हमला नहीं किया, भूखे की तरह उसे नहीं निगला। इसके बजाय एक ऐसे सम्मान के साथ जिसने उसे किसी भी चीख से ज्यादा जोर से मारा, उसने अपने कंधे पर लटके बैग से कपड़े का एक छोटा टुकड़ा निकाला जो किनारों पर फटा होने के बावजूद साफ था। सावधानी से उसने दाल मखनी और नान के बचे हुए टुकड़ों को लपेटा, कोनों को ऐसे मोड़ा जैसे कोई खजाना रख रही हो, न कि बचा हुआ खाना। फिर एक घुटने पर झुककर उसने अपने बच्चे को और करीब से पकड़ा और अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा प्लास्टिक का चम्मच निकाला। रोहन ने बिना पलक झपकाए देखा। जब उसने गर्म भोजन का एक साधारण हिस्सा चम्मच में लिया, उसे धीरे से फूंका और चम्मच को उस नन्हे से मुंह के पास ले गई। बच्चे ने सहज रूप से अपना मुंह खोला, उसके छोटे होंठ खुल गए, उसकी जीभ बाहर निकल गई। जैसे ही दाल उसकी जीभ को छुई, वह बड़बड़ाया। खुशी की एक कोमल बुदबुदाती आवाज इतनी शुद्ध थी कि रोहन की उंगलियों ने मेज के किनारे को जकड़ लिया। बच्चे का चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में चमक उठा। उसके मोटे हाथों ने लड़की की छाती को थपथपाया। एक लंबी बर्फीली रात के बाद भोर की तरह उसके गोल गालों पर एक मुस्कान खिल उठी। यह एक ऐसी मुस्कान थी जिसे रोहन ने सालों से नहीं देखा था। अपने बेटे के बाद से नहीं, कुछ उसके गले में चुभ गया। उसने अपनी आंखों के सामने अचानक धुंध को दूर करने की कोशिश करते हुए एक पल के लिए मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी आंखें तुरंत बच्चे पर वापस आ गईं जब उसने खुशी की एक और आह भरी, जैसे कि एक चम्मच की गर्मी उसे खुशी से भरने के लुक परिपूर्ण लिए काफी थी। लड़की चुप थी। वह उसे असीम धैर्य के साथ चम्मच दर चम्मच खिलाती रही। उसके हाथ स्थिर थे, उसकी सांसें शांत थीं। उसने एक बार भी यह देखने के लिए मुंह नहीं फेरा कि कौन उसे आंक रहा होगा या अमीर दर्शकों के शांत समुद्र में क्या राय बन रही होगी। वह एक कारण से वहां थी, अपने बेटे को खिलाने के लिए। रोहन का दिल उसकी छाती में दब गया, धीरे धीरे और गहराई से, जैसे कि कोमा से कुछ प्राचीन जाग गया हो। यह दया नहीं थी, यह उदारता नहीं थी, यह एक निर्विवाद सत्य था। वह किसी पवित्र चीज का गवाह बन रहा था, एक ऐसा प्यार जिसे खरीदा, बदला या पूरी तरह से उन लोगों द्वारा समझा नहीं जा सकता था जिन्होंने कभी नुकसान का अनुभव नहीं किया था। जब बच्चा भरा हुआ लग रहा था तो लड़की ने सावधानी से कपड़े के बंडल को अपने बैग में रख दिया। उसने बच्चे के शरीर पर कंबल ठीक किया और खड़ी हो गई। उसने एक बार फिर रोहन की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया, धन्यवाद के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि जैसे उनके बीच कुछ अनकही बात को स्वीकार कर रही हो। फिर वह मुड़ी और चली गई, सफेद मेजपोशों और मेजों की पंक्तियों के साथ कांच के दरवाजों के पीछे ठंडी रात में। रोहन वहीं बैठा रहा, हिलने में असमर्थ, उस जगह को घूरता रहा जहां लड़की खड़ी थी। मेज पर मोमबत्ती धीरे से टिमटिमा रही थी। अछूते पे खाली कुर्सी और उस दुनिया पर सोने और छाया की कोमल लहरें फेंक रही थी जिसे वह जानता था। फिर इससे पहले कि वह तर्क कर पाता, विश्लेषण कर पाता या खुद को ऐसा न करने के लिए मना पाता, वह खड़ा हो गया। जल्दबाजी में नहीं, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ शांत। उसने मेज पर नैपकिन रखा, पास में खड़े हैरान वेटर को सिर हिलाया और उस लड़की के पीछे रेस्टोरेंट के भारी दरवाजों से होते हुए रात में चला गया। वह अभी तक समझ नहीं पाया था कि क्यों, केवल इतना जानता था कि उसे जाना है। रोहन कुछ दूरी से चल रहा था। उसके कदम सुनसान फुटपाथ पर दबे हुए थे। शहर की आवाजें पीछे छूट गईं। जब लड़की एक संकरी गली में मुड़ी, अपने बच्चे को अपनी छाती से ऐसे चिपकाए हुए जैसे दुनिया से एक नाजुक ढाल हो, वह तेजी से लेकिन सावधानी से चल रही थी, जैसे कि हर परछाई उसे पूरा निगल सकती है। वह नहीं जानता था कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है, केवल यह महसूस किया कि जिज्ञासा से कहीं गहरा कुछ उसे आगे खींच रहा था। यह दया नहीं थी, बल्कि एक पहचान थी। गली एक टूटे फूटे पार्किंग स्थल पर समाप्त हुई, जो ईंट की इमारतों से घिरी हुई थी। लावारिस कारें भूतों की तरह खड़ी थीं, लेकिन एक पुरानी डेंट पड़ी मारुति ओमनी अलग थी। उसके अंदर जीवन था।
उसकी खिड़कियां भाप से भरी थीं। उसका पेंट उखड़ रहा था, लेकिन यह एक आश्रय था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के कार के पास गई, पिछला दरवाजा खोला और सावधानी से अपने बच्चे के साथ खुद को आरामदायक बनाया। एक पतला कंबल गद्दा बन गया। उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया, कुछ ऐसा फुसफुसाया जो केवल नन्हे ने सुना। फिर उसकी आवाज उठी, कोमल और कांपती हुई, एक लौरी में, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। रोहन परछाई में जम गया, मंत्रमुग्ध। नन्हे के हाथ ने लड़की के कॉलर को पकड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जबकि धुन ने उसे एक गर्म कंबल की तरह ढक लिया। माहौल निराशाजनक था, लेकिन उसका प्यार निर्विवाद था। वह आगे बढ़ा। किसी चीज ने उसे जरूर सावधान कर दिया होगा। लड़की डरकर मुड़ी, उनकी आंखें मिलीं। माफ करना, उसने शांति के संकेत के रूप में हाथ उठाते हुए कहा। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम ठीक हो। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उसने सतर्कता से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। वह भागी नहीं, रोई नहीं, बस उसे देखती रही, इस महंगे कपड़े पहने अजनबी का आकलन करती रही। मैंने देखा कि तुम अपने बेटे को कैसे खिला रही थी, रोहन ने कहा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मुझे समझना था। एक ठहराव के बाद उसने धीरे से कहा, उसका नाम आरव है। मैं माया हूं। आरव, उसने दोहराया। 8 महीने का। उसने सिर हिलाया। उसे दाल पसंद है। रोहन की आवाज धीमी हो गई। मेरे बेटे को भी पसंद थी। माया ने पलकें झपकाईं और उसी क्षण कुछ बदल गया। उसने पूछा नहीं, केवल उस दुर्लभ खामोशी से सुना जो किसी ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो दुहक को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। मैं नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा। फिर मैं गर्भवती हो गई। उसके पिता गायब हो गए। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। तब से मैं अकेली हूं। उसने बिना किसी कड़वाहट के सरलता से बात की। हम 2 महीने से इस कार में रह रहे हैं। मैं लोगों के घर साफ करती हूं। जब मिल जाता है तो वेट्रेस का काम करती हूं। रोहन ने कार को देखा। घिसा हुआ कंबल, एक कोने में खजाने की तरह तह किए हुए बच्चे के कपड़े। मैं मदद कर सकता हूं, एक होटल, खाना, कुछ भी। उसने हाथ उठाया। नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रही हूं। हैरान होकर उसने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? माया ने आरव को देखा और धीरे से कहा, बस एक दिन जहां वह गर्म हो, पेट भरा हो और सुरक्षित हो। बस इतना ही। शब्दों ने उसे किसी भी मांग से ज्यादा जोर से मारा। एक स्ट्रीट लाइट उनके ऊपर टिमटिमाई। उसके चेहरे पर एक पीली सुनहरी रोशनी डाली। उस रोशनी में रोहन ने कुछ परिचित देखा। उसकी आंखें, उसकी दिवंगत पत्नी की आंखें, बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन इतनी करीब कि उसके अंदर कुछ टूट गया। जिस तरह माया ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ रखा था, जिस तरह वह केवल प्यार को अपने कवच के रूप में लेकर सीधी खड़ी थी, इसने उसके भीतर कुछ ऐसा जगह दिया जो उसकी पत्नी और बेटे के साथ दफन हो गया था। वह अचानक पीछे हट गया, लड़खड़ा गया। धन्यवाद, उसने कहा। माया ने भौहें सिकोड़ी। किस लिए? मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरे पास अभी भी एक दिल है। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, केवल आरव को और कसकर पकड़ा और फिर से लोरी गाने लगी। रोहन कुछ देर और खड़ा रहा। गीत एक जीवन रेखा की तरह रात में फैला हुआ था, और यद्यपि माया मुस्कुराई नहीं, उसने दरवाजा भी बंद नहीं किया, और यह काफी था। उस रात के बाद से रोहन अपने दिमाग से फटे जूतों वाली लड़की और दाल की मुस्कान वाले बच्चे की छवि को नहीं निकाल सका। चाहे उसने कितने भी ईमेल चेक किए और कितनी भी मीटिंगों में भाग लिया, उनके चेहरे उसके साथ बने रहे। एक शांत अनुस्मारक की उसी शहर में कहीं जहां लोग लाखों की शराब पीते थे, एक मां और बच्चा केवल दया और लचीलेपन पर जीवित थे। उसने उससे फिर बात नहीं की, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। इसके बजाय उसने चुपचाप और सटीक रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। जिस तरह उसने अपनी दौलत बनाई थी, उसने उसकी कार को फिर से एक पुरानी सुनसान मस्जिद के पीछे खड़ी पाया। बिना पास जाए, बिना हस्तक्षेप किए, वह भोर से पहले सुबह सुबह कार के बगल में छोटे छोटे पैकेज छोड़ जाता। बेबी फॉर्मूला का एक डिब्बा, डायपर का एक पैकेट, घर के बने गर्म राजमा चावल का एक सीलबंद कंटेनर। उसने एक बाल रोग विशेषज्ञ की गुप्त यात्रा की व्यवस्था की, जो मस्जिद से एक दान कार्यक्रम के प्रतिभागी के रूप में प्रच्छन्न था। माया नहीं जानती थी कि उसे कौन भेज रहा है। उसने पूछा नहीं, लेकिन जब डॉक्टर चला गया तो उसने आरव को सामान्य से अधिक समय तक पकड़े रखा और फुसफुसाया, शुक्रिया भगवान, जो कोई भी हो। पहले तो माया उलझन में थी। उसने निराशा की उम्मीद करके जीना सीख लिया था,
लेकिन इन खामोश इशारों के साथ कभी कोई नोट नहीं आया, कोई मांग या अनुरोध नहीं। किसी ने उसे मुस्कुराने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसे आभारी होने के लिए नहीं कहा। वे बस वहां थे, स्थिर, कोमल, वास्तविक। धीरे धीरे संदेह कुछ और खतरनाक में बदल गया, उम्मीद। एक रात जब अक्टूबर की ठंड रात में गहरी होने लगी तो आपदा आ गई। आरव पूरे दिन चिड़चिड़ा रहा, खाने से मना कर रहा था। उसका माथा गर्म था, लेकिन रात तक उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। माया ने सब कुछ करने की कोशिश की, ठंडी पट्टियां, कोमल लोरियां, कार की पिछली सीट पर झूलना, लेकिन उसका रोना और भी खतरनाक होता गया। उसकी सांसें उथली और तेज थीं। वह निकटतम अस्पताल भागी। प्रशासन में बैठी महिला ने शायद ही अपनी आंखें उठाईं जब माया ने समझाया कि उसके बेटे को मदद की जरूरत है। जब स्वास्थ्य बीमा के बारे में पूछा गया तो माया हकला गई, यह सुनकर कि उसके पास कोई बीमा नहीं है। महिला का चेहरा कठोर हो गया। कोई जगह नहीं है, उसने तीखेपन से कहा। इंतजार करना होगा या कोई दूसरा अस्पताल ढूंढना होगा। माया की आवाज कांप रही थी। वह सिर्फ एक बच्चा है, उसका तापमान 40 डिग्री है। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। कृपया मैडम, पूरी कागजी कार्रवाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, माफ करें। माया सड़क पर निकल आई। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप बन रही थीं। आरव चुप हो गया था। एक भयानक खामोशी। उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर ठंड और घबराहट से कांप रहा था। केवल एक ही रास्ता बचा था। उसने अपना पुराना फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने केवल 2 शब्द टाइप किए, हमारी मदद करो। वह नहीं जानती थी कि वह आएगा या नहीं। यह भी नहीं समझ पाई कि उसे क्यों विश्वास था कि वह आ सकता है। लेकिन 6 मिनट में हेडलाइट्स ने फुटपाथ को रोशन कर दिया। रोहन की काली टोयोटा फॉर्च्यूनर अचानक रुक गई। वह इंजन बंद होने का इंतजार किए बिना बाहर कूद गया। उसका सूट हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें चिंता से जल रही थीं। उसने बात नहीं की, केवल अपना हाथ बढ़ाया। माया ने आरव को उसकी बाहों में रख दिया और पहली बार बच्चे ने विरोध नहीं किया। उसके नन्हे हाथ रोहन की तर्जनी के चारों ओर लिपट गए। एक कमजोर लेकिन सचेत पकड़, जैसे सुरक्षा को स्वीकार कर रहा हो। रोहन ने नन्हे को एक अद्भुत कोमलता से पकड़ा और बिना किसी कतार के अस्पताल में घुस गया। मुझे अभी एक डॉक्टर चाहिए, उसने आपातकालीन विभाग के क्लर्क से कहा। उसकी आवाज स्टील जैसी और दृढ़ थी। इस बच्चे का तापमान गंभीर है। मैं सारे खर्च उठाऊंगा, लेकिन अगर आपने 1 मिनट की भी देरी की तो मैं यह अस्पताल खरीद लूंगा और यहां के हर एक व्यक्ति को निकाल दूंगा। आरव को तुरंत भर्ती कर लिया गया। माया गलियारे में बैठी थी, थकावट से कांप रही थी। उसका सिर उसके हाथों में झुका हुआ था। रोहन चुपचाप उसके बगल में बैठा था। जब नर्स यह खबर लेकर लौटी कि आरव स्थिर है, आराम कर रहा है और रात भर निगरानी में रहेगा, तो माया ने सांस छोड़ी। यह महसूस नहीं किया कि उसने सूर्यास्त के बाद से अपनी सांस रोक रखी थी। उसने रोहन को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। आप आ गए? उसने सिर हिलाया। बेशक। इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती, आंसू बह निकले। वह उस पर झुक गई। उसकी छाती राहत और कुछ गहरे, शायद दुहक या मुक्ति के कारण ऊपर नीचे हो रही थी। उसका सिर उसके कंधे पर टिका था और रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लिया। उसने उसे शांत होने के लिए नहीं कहा, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा, बस उसे पकड़े रखा। जबकि रात के खामोश घंटे सफेद रोशनी वाली बांझ दीवारों के पीछे बीतते गए। यह पहली बार था जब माया ने मां बनने के बाद खुद को टूटने दिया था, और रोहन के लिए 10 वर्षों में पहली बार एक आलिंगन विश्वासघात जैसा महसूस नहीं हुआ। उन्होंने उस रात प्यार के बारे में बात नहीं की, कुछ भी परिभाषित नहीं किया, लेकिन उस पल में उस आदमी की स्थिर धड़कन में कुछ हमेशा के लिए बदल गया, जिसने कभी दोबारा परवाह न करने की कसम खाई थी, और उस लड़की की सांसों में जिसने केवल जीवित रहना सीखा था। इसलिए नहीं कि उसने उसे बचाया था, बल्कि इसलिए कि अब उसे अकेले मजबूत होने की जरूरत नहीं थी। यह सब एक तस्वीर से शुरू हुआ, थोड़ी धुंधली रात में ली गई, जिसमें रोहन मल्होत्रा को एक अस्पताल के आपातकालीन विभाग से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था, जिसकी बाहों में एक बच्चा था और एक युवा महिला उसके पीछे चल रही थी। कुछ ही घंटों में यह तस्वीर सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और गॉसिप मीडिया की सुर्खियों में छा गई। टेक अरबपति की आधी रात की बचाव, युवा मां और टाइकून। इंटरनेट पर विस्फोट हो गया। माया की पहचान जल्द ही कोई रहस्य नहीं रही।
अस्पताल के पंजीकरण फॉर्म के लीक होने से उसके नाम की पुष्टि हो गई। फिर टिप्पणियों ने अटकलों, निंदा और क्रूरता की लहर का अनुसरण किया। कुछ ने रोहन की प्रशंसा की, उसे दयालु और उदार कहा। अन्य क्रूर थे, वह एक गोल्ड डिगर है, यह सब योजनाबद्ध था। कौन आदमी इस तरह के झमेले में पड़ना चाहेगा? उस अपार्टमेंट में जिसे रोहन ने उसके और आरव के लिए तैयार किया था, माया अंधेरे में बैठी थी। एकमात्र रोशनी उसके फोन से आ रही थी। हर स्वाइप में और अधिक जहर था, हर शीर्षक में और अधिक शर्म थी। उसका सीना कस गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने स्क्रीन बंद कर दी। डर था कि उसकी रोशनी उसी जहर से उसके बेटे को छू सकती है। आरव अपने पालने में हिला। वह उठी और धीरे से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, उसे शांत किया। फिर बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और सुबह तक फर्श को घूरती रही। जब रोहन अंदर आया तो वह जानता था कि कुछ बदल गया है। माया का आसन बंद था, उसका चेहरा दूर था। मैं यह नहीं कर सकती, उसने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक घोटाले में बड़ा हो। मैं नहीं चाहती कि वह एक दिन झूठ देखे और सोचे, क्या यह सच था? रोहन उसके बगल में बैठ गया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, उसने धीरे से कहा। नहीं, आरव ने। उसने अपना सिर हिलाया। लोगों को परवाह नहीं है, उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कि मैं कौन हूं। रोहन की आवाज सख्त हो गई। तो फिर मुझे उन्हें बताने दो कि तुम वास्तव में कौन हो। उसी दिन उसने अपनी जनसंपर्क टीम को बुलाया। कोई बयान नहीं, कोई प्रशिक्षित प्रेस विज्ञप्ति नहीं। वह सीधे, सार्वजनिक रूप से और बिना किसी फिल्टर के बोलना चाहता था। अगली शाम वह राष्ट्रीय टेलीविजन पर लाइव दिखाई दिया। माहौल सरल था, एक शांत स्टूडियो, नरम रोशनी, कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं। साक्षात्कारकर्ता ने कोई चौंकाने वाला सवाल नहीं पूछा, बस उसे बोलने के लिए जगह दी। रोहन ने माया से शुरुआत नहीं की, बल्कि प्रिया और आरव से की। उसने वह कहानी बताई जिससे वह सालों से बचता रहा था। दुर्घटना, खामोशी, कैसे दुहक ने उसे खाली कर दिया था। उसने सफलता के भ्रम और कैसे इसने एक वास्तविक खालीपन को छिपाया था के बारे में बात की। मैंने उस दिन जीना छोड़ दिया था जिस दिन वे मरे थे, उसने कहा। फिर उसने माया के बारे में बात की। उसने भीख नहीं मांगी, उसने कहा। उसने मदद भी नहीं मांगी, वह सिर्फ अपने बेटे को खिलाना चाहती थी और उसने इसे इस तरह से किया जिसने मेरे अंदर कुछ ऐसा जगा दिया जो मुझे लगा कि हमेशा के लिए खो गया था। उसकी आवाज कांप उठी। उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, उसने मुझे वह दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। फिर से परवाह करने का एक कारण, सांस लेने का एक कारण। उसने कैमरे में देखा। माया कोई शीर्षक नहीं है, वह एक मां है। आरव कोई संपत्ति नहीं है, वह एक अद्भुत बच्चा है। मैंने उन्हें नहीं बचाया, उन्होंने मुझे बचाया। साक्षात्कार कच्चा, खुला और गहराई से मानवीय था और इसने काम किया। अगली सुबह ज्वार बदल गया। ऑनलाइन बातचीत अलग थी। लोगों ने उसका बचाव करना शुरू कर दिया। माताओं ने अपनी कहानियां साझा की। एकल पालन, पोषण, गरीबी, निर्णय। नर्सों ने बात की कि माया जैसी कितनी लड़कियां अदृश्य हैं। अनाथालयों में दान आने लगा। पुणे की एक मां ने माया जैसी महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया। माया ने प्रेस से बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह वह रोहन के दरवाजे पर आई। आरव गर्मजोशी से लिपटा हुआ था। उसने दस्तक नहीं दी, उसने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। उसकी आंखें थकी हुई लेकिन दृढ़ थीं। मैं नहीं जा रही हूं, उसने कहा। अगर तुम अभी भी हमें चाहते हो तो हम यहीं हैं। रोहन चुपचाप एक तरफ हट गया। उन्हें अंदर आने दिया और कई सालों में पहली बार महसूस किया कि कुछ हमेशा के लिए और शांति से बदल गया था। जो दरवाजा खुला था वह सिर्फ उसके घर का नहीं था, बल्कि उसके दिल का भी था। एक परिवार शुरू हो गया था, अप्रत्याशित और अनपेक्षित। जो अपार्टमेंट रोहन ने उनके लिए किराए पर लिया था वह असाधारण नहीं था, उसके मानकों के अनुसार विनम्र, लेकिन यह गर्म था, धूप से भरा और शांत था। 2 बेडरूम थे, दीवारें नरम भूरे रंग की थीं, खिड़कियां जो सुबह की रोशनी को ठीक से पकड़ती थीं। माया 2 यात्रा बैग, एक बेबी कैरियर और किसी ऐसे व्यक्ति के बोझ के साथ चली गई थी जिसे कभी भी सांस लेने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं दी गई थी। लेकिन 1 हफ्ते के भीतर वह जगह रहने लायक हो गई। फ्रिज पर रंगीन चित्र चिपके हुए थे, कपड़े सुखाने की रस्सी पर छोटे मोजे लटके हुए थे, हवा में बेबी लोशन और लोरियों की खुशबू थी। उन्होंने कभी इस पर चर्चा नहीं की कि वे एक दूसरे के लिए क्या थे, कम से कम शुरू में नहीं।
कोई घोषणा नहीं, कोई लेबल नहीं, कोई समय सीमा नहीं। वे बस एक साथ रहते थे। रोहन हर सुबह आता था, शुरू में जांच करने, किराने का सामान या डायपर लाने के बहाने, लेकिन जल्द ही यह एक आदत बन गई। वह दस्तक देता, अंदर आता और आरव खुशी से चमक उठता। दरवाजे की आवाज पर अपने पालने में ऊपर नीचे उछलता। माया ने पहले ही कॉफी बना ली होती। उसके बाल एक ढीले सुंदर जूड़े में बंधे होते और वे नाश्ते पर कहानियां साझा करते। रोहन ने सही कोण पर बोतल पकड़ना, दूध को ज्यादा गर्म किए बिना गर्म करना, डायपर बदलना सीखा। पहले अनाड़ीपन से, फिर एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जिसने खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उसने आरव के रोने की लय को याद कर लिया, भूख और बेचैनी, थकावट और चिड़चिड़ेपन के बीच के अंतर को समझ लिया। एक दोपहर आरव को झुलाते हुए, जिसकी नन्ही मुट्ठी उसकी शर्ट को पकड़े हुए थी, रोहन को एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। वह जाना नहीं चाहता था, झपकी के बाद नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं, वह रहना चाहता था। माया ने भी इसे महसूस किया था। कैसे रोहन देर तक रुकता था, कैसे वह आरव की बड़बड़ाहट को ऐसे सुनता था जैसे वह एक सिम्फनी हो। उसने कभी भी प्रभावित करने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। वह बस दिन ब दिन आता था, शांत हाथों और आंखों से जो कभी खाली थीं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रकाश से भर रही थीं। उसने कभी ऐसा प्यार नहीं जाना था जो बदले में कुछ न मांगे, लेकिन उसने कभी ऐसा आदमी भी नहीं जाना था जो बस वहां था, उसे ठीक करने के लिए नहीं, उसकी कहानी का मालिक बनने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने के लिए। खिलाने और नहाने के बीच के खामोश घंटों में एक नया बंधन पनपने लगा। यह वह भावुक प्यार नहीं था जिसे दुनिया ने रोमांटिक बना दिया था। यह धीमा था, गहरा था, जुनून से नहीं बल्कि दृढ़ता से पैदा हुआ था। एक रात जब आरव आखिरकार सो गया, माया और रोहन बालकनी पर खामोशी से बैठे, एक कंबल में लिपटे हुए। नीचे का शहर सोने और नीले रंग में चमक रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी नीचे नहीं देख रहा था। रोहन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज कोमल थी। जब मैंने प्रिया और आरव को खोया तो मुझे लगा कि मेरा एक हिस्सा उनके साथ मर गया। वह हिस्सा जो परवाह करना चाहता था, किसी का होना चाहता था, जिसकी जरूरत थी। माया ने उसे देखा। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। तुमने उसे खोया नहीं था, उसने फुसफुसाया। वह बस इंतजार कर रहा था। उस रात उन्होंने चुंबन नहीं किया। उन्हें करने की जरूरत नहीं थी। पल उनके बीच एक अनकहे लेकिन गहराई से समझे गए वादे की तरह खिंच गया। और उसी पल माया मुस्कुराई। वह मुस्कान नहीं जो उसने नर्सों को विनम्रता से दी थी या आरव को आदत से। यह सिर्फ उसके लिए थी, पूरी और दुर्लभ। कई सालों में पहली बार रोहन ने उसकी मुस्कान का जवाब दिया। वास्तविक, शांत, उपचार से नरम, भीतर से चमकता हुआ। वे अभी तक प्रेमी नहीं थे, नाम से परिवार नहीं थे, लेकिन वे कुछ और मजबूत थे। दुख से टूटे दो लोग जिन्होंने एक दूसरे में एक घर की धीमी स्थिर शुरुआत पाई। एक दोपहर एक सादा सफेद लिफाफा अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक अप्रत्याशित हवा के झोंके की तरह खिसक गया। माया ने उसे खोलने से पहले देर तक घूर कर देखा। पत्र खोलते समय उसके हाथ थोड़ा कांप रहे थे। लिखावट परिचित थी, साफ सुथरी, सघन और निस्संदेह एक मां की। पत्र में केवल कुछ पंक्तियां थीं, कोई कठोर माफी नहीं, कोई नाटकीय दलील नहीं, केवल सरल शब्द स्याही से लिखे गए थे जो पृष्ठ पर बहुत जोर से दबे हुए लग रहे थे। अगर मेरे पोते को जानने का कोई मौका अभी भी है तो मैं कोशिश करना चाहूंगी। माया 1 घंटे से अधिक समय तक रसोई की मेज पर बैठी रही। पत्र उसके हाथों में धीरे धीरे कुचला गया, जबकि आरव पास में रंगीन ब्लॉकों के ढेर से खेल रहा था। वह रोई नहीं, न ही गुस्सा हुई, लेकिन कमरे में जो खामोशी भर गई थी वह इतनी घनी थी कि दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था। जब रोहन उस रात आया तो उसने उसे उसी जगह पाया। उसने लिखा। माया ने बिना आंखें उठाए धीरे से कहा। वह पास आया, पत्र लिया और उसे पढ़ा, फिर उसे नीचे रख दिया और उसके बगल में बैठ गया। तुम क्या सोच रही हो? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। लगभग 2 साल हो गए हैं जब उन्होंने मुझसे आखिरी बार बात की थी, जब से उन्होंने कहा कि मैं अब उनकी बेटी नहीं हूं। रोहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम पर उनका कोई कर्ज नहीं है। माया उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में संदेह का धुंध था। लेकिन आरव, क्या उसे यह जानने का हक नहीं है कि वह कहां से आया है, भले ही यह सब टूटा हुआ हो? रोहन ने विचार किया।
अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसे उसी खालीपन के साथ बड़ा मत होने दो जो तुम्हारे पास था। उसे माफ करने या न करने का मौका दो, लेकिन उसे चुनने दो। दिनों बाद वे उस शहर गए जिसे माया कभी घर कहती थी, पुणे। नींद भरी हरी पहाड़ियां और संकरी गलियां, जहां हर चेहरा अतीत को बहुत अच्छी तरह से याद करता हुआ लगता था। उसके माता पिता का घर एक पथरीले रास्ते के अंत में खड़ा था। सफेद पेंट थोड़ा फीका पड़ था गया था। बरामदे पर झूला अभी भी हवा में चरमरा रहा था। माया एक लंबे पल के लिए बाहर खड़ी रही। आरव उसकी कमर पर था। उसके नन्हे हाथ उसके स्वेटर को पकड़े हुए थे। रोहन थोड़ा पीछे खड़ा था, सहायक, लेकिन उसे नेतृत्व करने दे रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक महिला बाहर निकली। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी। उसके चेहरे की तीखी रेखाएं समय और दुहक से नरम हो गई थीं। श्रीमती जोशी, माया की मां। एक पल के लिए कोई नहीं हिला। फिर मां कांपती हुई सांस के साथ आगे बढ़ी। उसकी निगाहें आरव पर पड़ी, फिर माया पर, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं कमजोर थी, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे डर था कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने तुम्हारी उस संस्करण को खोने से डर था जिसे मैंने सोचा था कि मैंने पाला है, और फिर भी मैंने तुम्हें खो दिया। माया चुप थी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसका जबड़ा तनाव में था। उसकी मां के पीछे उसके पिता दिखाई दिए, जो उसे याद थे उससे कहीं ज्यादा बूढ़े। उसके हाथ घबराहट में उसके सामने मुड़े हुए थे। उसने अपने पोते को ऐसे देखा जैसे वह किसी पवित्र चीज को देख रहा हो। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया। कोई इतिहास नहीं जानते हुए, उसकी परवाह नहीं करते हुए, केवल जिज्ञासा से, और इसने किसी तरह सब कुछ तोड़ दिया। मां सिसक पड़ी, हाथ फैलाए लेकिन हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। क्या मैं उसे पकड़ सकती हूं? माया केवल एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे आरव को अपनी मां की बाहों में रख दिया। बूढ़ी औरत ने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह खुद समय को थामने की कोशिश कर रही हो। वह धीरे धीरे सिसक रही थी, उस लड़के से फुसफुसा रही थी जो निर्दोष आश्चर्य से उसे वापस देख रहा था। रोहन ने बगल से देखा। उसका सीना कस गया। वह इस पल का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह इसकी शक्ति का गवाह था। जब माया आखिरकार आगे बढ़ी और अपनी मां को गले लगाया, तो ऐसा लगा जैसे बरामदे ने सांस ली हो। अतीत गायब नहीं हुआ था, लेकिन यह नरम हो गया था। क्षमा बिजली की कड़कड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक धीमी सुबह थी। उस दिन 3 पीढ़ियां पुरानी रसोई की मेज पर बैठी थीं, जहां माया स्कूल से पहले नाश्ता करती थीं। उसकी मां ने चाय डाली। उसके पिता ने आरव को अपनी गोद में धीरे धीरे झुलाया, और कई सालों में पहली बार घर हंसी से भर गया। माया ने कमरे के दूसरी तरफ से रोहन की नजर पकड़ी और वह मुस्कुराई। उसने अपने होठों से 2 सरल शब्द बोले, धन्यवाद। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने धीरे से खुद से फुसफुसाया, घर वापस आने के लिए धन्यवाद। 1 साल बीत गया। दुनिया बदल गई, लेकिन केवल उन चीजों में जो मायने रखती थीं। शोर कम हो गया, सुर्खियां गायब हो गईं। उनकी जगह कुछ बहुत शांत और मजबूत आया, जीवन। यह मानसून के बाद का एक उज्जवल दिन था, जब वे एक पार्क में वापस आए। हवा ने पत्तियों को सरसराहट दी। सुनहरी धूप ने एक खुले मैदान को एक आशीर्वाद की तरह गर्म कर दिया। फूलों का कोई मेहराब नहीं था। कोई फोटोग्राफर सही शॉट के लिए धक्का मुक्की नहीं कर रहा था। बस करीबी दोस्तों का एक छोटा समूह। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक सफेद लिनन का मेजपोश और पत्तियों और रिबन से सजा एक साधारण लकड़ी का मेहराब। बीच में एक छोटा लड़का गहरे नीले रंग की बनियान और मैचिंग बो टाई में खड़ा था। आरव, लगभग 2 साल का, दोनों हाथों में एक छोटा मखमली डिब्बा कसकर पकड़े हुए था और घास पर दृढ़ संकल्प के साथ उस आदमी की ओर लड़खड़ाते हुए चल रहा था जो कुछ ही कदम आगे खड़ा था। रोहन एक डिजाइनर सूट में नहीं, बल्कि एक नरम भूरे रंग के ब्लेजर में खड़ा था, जिसके बारे में माया ने एक बार कहा था कि वह उसे लगभग मानवीय दिखाता है। उसके बाल लंबे थे, एक बार कारे आगे, एक बार कहा था, चांदी की लटों के साथ, जिन्हें वह अब छिपाता नहीं था। उसकी आंखें, जो कभी दुहक से धुंधली थीं, अब किसी ऐसी चीज से चमक रही थीं जो धन से कहीं ज्यादा दुर्लभ थी, आशा। कोरी में लेकर जब आरव पास आया तो रोहन एक घुटने पर झुक गया और उन नन्हे उंगलियों से सावधानी से डिब्बा ले लिया। लड़के ने ऊपर देखा और हंसा,
फिर मैदान के किनारे पर वापस चला गया, जहां घास पर नंगे पैर माया खड़ी थी। उसकी सफेद पोशाक हवा में लहरा रही थी। वह कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी थी। पोशाक या उसके पीछे सूरज के कारण नहीं, बल्कि उसकी आंखों में जीवन के कारण, वह चमकती हुई ताकत जो अंधेरे से गुजरने के बाद आती है। रोहन हाथ में डिब्बा लेकर आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। एक पल के लिए हवा थम गई, जैसे सारी दुनिया सुनने के लिए रुक गई हो। उसने उसे देखा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। तुमने कुछ नहीं मांगा थुमंतरा, उसने धीरे से कहा। तुमने भीख नहीं मांगी, तुमने उम्मीद नहीं की। तुम बस अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात में प्रकट हुई और मुझे यह याद रखने का मौका दिया कि जरूरत पड़ने पर कैसा लगता है, जीने जैसा कैसा लगता है। मुझे आसपास बात की समय इनके लिए आर्ट के साथ। उसने डिब्बा खोला और अंदर एक साधारण सुरुचिपूर्ण अंगूठी थी। इसकी कीमत के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए चुना गया था कि जब वह उनके बेटे को पकड़ेगी तो यह उसके हाथ में कैसा दिखेगा। तुमने मेरा बचा हुआ खाना नहीं लिया माया, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे कमी का एहसास नहीं था। तुमने मुझे एक परिवार दिया, तुमने मुझे प्यार दिया, तुमने मुझे एक भविष्य दिया। उसने एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माया का हाथ उसके होठों पर आ गया। पहला आंसू गिरने से पहले ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने एक बार सिर हिलाया, फिर 2 बार, फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। आंसुओं के बीच हंस रही थी और फुसफुसा रही थी। हाँ, मैं करूंगी। वे गले मिले। हाथ ऐसे जुड़े हुए थे जैसे लंबे समय से खोए हुए पहेली के टुकड़े आखिरकार मिल गए हों। पंडित ने एक सरल संक्षिप्त निकाह समारोह शुरू किया, जबकि आरव जमीन पर पत्तियों से खेल रहा था। कभी कभी ऊपर देख रहा था, जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि वयस्कों को इतना गंभीर क्या बना रहा था। लेकिन ठीक कबूल है के समय, जब रोहन ने न केवल माया से बल्कि उस बेटे से भी प्यार करने का वादा किया जिसने उन्हें एक साथ लाया था, आरव पास आया और रोहन के पैर को गले लगा लिया। पापा, उसने कहा, और उसी क्षण पूरा पार्क सांस रोककर खड़ा हो गया। रोहन नीचे झुका, उसकी आंखें नम थीं और उस लड़के को अपनी बाहों में उठा लिया, उसे एक हाथ से और माया को दूसरे हाथ से पकड़े हुए। उसने फुसफुसाया, पापा तुमसे प्यार करते हैं बेटा। उस आलिंगन में सूरज के नीचे कुछ दोस्तों और ऊपर आसमान के अलावा कोई दर्शक नहीं। जो कुछ भी कभी टूटा था वह फिर से पूरा हो गया। रोहन ने युवा मां को नहीं बचाया था, उसने उसे बचाया था दुहक से, अकेलेपन से, एक ऐसे जीवन से जो इतना पॉलिश और खाली था कि उसने उसे लगभग निगल लिया था। और जहां कभी अकेलापन था, वहां एक नया परिवार पैदा हुआ था। खून से नहीं, योजना से नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट, एक सवाल और दाल मखनी की एक थाली से। वे पूर्ण नहीं थे, उन्हें होने की जरूरत नहीं थी, वे एक साथ थे और यह अंत में काफी था। इस प्रकार एक शानदार रेस्तरां में एक फुसफुसाहट से प्यार, मोचन और दूसरे मौके की कहानी सामने आई। बचे हुए खाने के अनुरोध से जो शुरू हुआ, वह एक ऐसी यात्रा में बदल गया जिसने परिवार के अर्थ को फिर से परिभाषित किया। रोहन ने न केवल अपना दिल बल्कि अपना जीवन भी खोला। माया न केवल जीवित रही, उसने एक घर पाया, और छोटा आरव, जो कभी अजनबियों की बाहों में था, अब एक ऐसे पिता के साथ चल रहा था जिसने उसे चुना था, खून से नहीं बल्कि प्यार से। क्योंकि कभी कभी सबसे असाधारण कहानियां सबसे शांत क्षणों से पैदा होती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको कुछ महसूस कराया है, आपको उम्मीद दी है, या शायद एक आंसू भी बहाया है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सबसे महत्वपूर्ण सब्सक्राइब करना न भूलें। एक ऐसी जगह जहां हर कहानी आपकी आत्मा को ठीक करने और आपको याद दिलाने के लिए बनाई गई है कि करुणा ही सबसे शक्तिशाली जादू है। अगली कहानी तक।